जी अस्सलाम वालेकुम। हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बात अभी तक की थी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, डिफरेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स पे बात की और कॉर्पोरेट कॉस्ट क्लासिफिकेशन पे आए थे कि इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट का डेटा चाहिए वो कितनी टाइप का हो सकता है। तो उस पर हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखी थी। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स और किस तरह से प्रैक्टिकली काम करते हैं एक बिजनेस में फॉर डिसीजन मेकिंग। पहले सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्यों यूज़ होती है। तो दे आर बेसिक 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग के टाइम पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन एस्टिमेट करना रिलेटेड टू प्रोडक्ट कॉस्ट. Preparation of management accounting works for the preparation of cost standards and budgeting. It is also used to plan material and manpower resources required for production purpose. और lastly प्लानिंग के टाइम पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है कॉस्ट बिहेवियर को स्टडी करना एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। तो आप प्लानिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज़ करते हो। बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ मोर लेस कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन ये कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्लानिंग के टाइम पे इस्तेमाल होती है। फिर दूसरा कंट्रोलिंग पर्पस के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है। वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि इट डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जितना भी प्रोडक्ट कॉस्ट का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना। फिर जो बजट्स प्लानिंग के टाइम पे बनाए होते हैं उनको कंपेयर करना विद एक्चुअल परफॉर्मेंसेस टू फाइंड आउट वेरिएंसेस और डिफरेंसेस इन योर प्लानिंग। बजट बनाते हैं हम प्लान करने के लिए, फिर उस प्लान को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के साथ। इससे आपको पता चलता है कि आर यू वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स और नॉट। फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया था कि मैंने 1000 यूनिट्स बनाने हैं, उस पर मुझे मटेरियल ख़रीदने पे ख़र्चा आएगा 10,000 का। ये प्लान था, दिस वाज द बजटेड वैल्यू। बजट बनाया होगा तो उससे आपको पता चला होगा। और जब आपने एक्चुअली मटेरियल परचेज़ किया तो क्या वो 10,000 पे का उस पर ख़र्चा आया, किससे कम आया, किससे ज़्यादा आया, ये हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। फिर वेरिएंस एनालिसिस की बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करती है, रिकमेंडेशंस देती है फॉर करेक्टिव एक्शंस, हाउ यू कैन पुट योर एक्चुअल वर्क बैक into onto track as per your plan. कंट्रोलिंग और तीसरा कंट्रोलिंग का काम ये भी होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि इट ऑल्सो ट्राइज टू कंट्रोल कॉस्ट टू इंश्योर दैट ऑल द वर्क इन अ बिजनेस इज डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब बिजनेस में जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ उन पर खर्चा कॉस्ट आती है ना, तो इस कॉस्ट कंजम्पशन को एफिशिएंट और इफेक्टिव करना भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। Thirdly, management accounting deals with cost-related data to decide whether to make or buy a component. Then decision making ये भी होती है कि जी हमने प्रोडक्शन करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितना बैच साइज होना चाहिए। इसके लिए हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी एंड प्रोडक्शन बैचेस. Management accounting also helps the management in deciding when to replace your fixed assets, whether to add a new product line or to drop existing products. Pricing से related decisions लेना, ये तमाम डिसीजन मेकिंग के लिए जहाँ पे भी कॉस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो हम आज अभी बात स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि चाहे आपको प्लानिंग के टाइम पे, चाहे आपको कंट्रोलिंग के टाइम पे या डिसीजन मेकिंग के टाइम पे आपको जब भी प्रोडक्ट कॉस्ट का डेटा चाहिए होता है तो वो डेटा रिकॉर्ड करना, प्रोवाइड करना, एस्टिमेट करना काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो हम अभी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसी है, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट को अगर हम एक तरह से डिफ़ाइन करें तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोडक्ट कॉस्ट है कि एक प्रोडक्ट को बनाने पे बिजनेस ने कितना खर्चा किया है, कितने पैसे लगाए हैं एक प्रोडक्ट को इनिशियल रॉ मटेरियल की फेज़ से लेके कंप्लीशन की फेज़ तक लेके जाने में। हमने ये टर्म्स पहले भी डिस्कस की हुई हैं, मैं सिर्फ इनको थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली बिजनेस ने खर्चा किया होता है ऑन प्रोडक्शन, विच इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर।
एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट वो खर्चा होता है जो बिजनेस प्रोडक्शन पे तो कर रही होती है, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट पे ये पैसा नहीं लग रहा होता, ये कॉस्ट नहीं लग रही होती, बल्कि ये प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए ज़रूरी होती है, प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए ज़रूरी होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स के इक्वल भी होती है। व्हाट इज़ नाउ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्राइम कॉस्ट का टर्म हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल। जितना डायरेक्ट रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया बिज़नेस ने प्रोडक्शन में, जितना लेबर कॉस्ट इस्तेमाल किया बिज़नेस ने प्रोडक्शन में, इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं ये प्राइम कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? कन्वर्जन कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट एंकर्ड बाय अ बिजनेस टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में बिजनेस ने जो खर्चा किया उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, विच इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। सो टोटल कॉस्ट को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स और प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस पीरियड कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट इज बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। ओवरहेड्स होते हैं जो कि जिनको हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ओवरहेड्स आर नॉर्मली एस्टिमेटेड डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन पीरियड्स। फॉर एग्जांपल ओवरहेड की एग्जांपल दूँ, रेंटल एक्सपेंस, रेंट पे किया जाता है मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मंथली चार्जेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस मंथली होते हैं, पीरियड से रिलेटेड होते हैं, पीरियड पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इन तमाम कॉस्ट टर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी टर्म्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ ताकि मैं आगे आपको डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकूँ रिलेटेड टू कॉस्टिंग। रिवाइज करती हूँ थोड़ा सा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है। डायरेक्ट मटेरियल इज बेसिकली द रॉ मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्टन प्रोडक्ट और टू कंप्लीट अ सर्टन प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ए है जो कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो इस इन टॉयज़ को बनाने के लिए जितना प्लास्टिक यूज़ होता है, दिस इज़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर मेकिंग टॉयज़। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? इस रॉ मटेरियल को, मतलब प्लास्टिक को इस्तेमाल करके जब कंपनी ए टॉयज़ कंप्लीट करती है तो इस पे जितना लेबर्स लगे होते हैं, लेबर फोर्स ने काम किया होता है, उनको हमने वेजेस, बेनिफिट्स, इंश्योरेंस वगैरह पे करने होते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन पे इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पार्ट होते हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उनकी वेजेस वगैरह की पेमेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं या सिंपली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और सिंपली ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड are those factory related expenses or cost which are incurred when producing a product. They are not directly part of your product, लेकिन इस प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट को कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए आपने फैक्ट्री में और खर्चे किए होंगे। मतलब आपने फैक्ट्री रेंट पे ली हुई थी तो उस फैक्ट्री का रेंटल फैक्ट्री ओवरहेड है। वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही थी तो उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इस्तेमाल हुई, उस इलेक्ट्रिसिटी का बिल की पेमेंट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। Factory overheads or indirect cost can be in form of materials or in form of labors. Material किस तरह? फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है ग्लू, ऑयल, टेप, क्लीनिंग सप्लाइज एक्सेट्रा। ऑल दीज आर इनडायरेक्ट मटीरियल्स विच आर यूज्ड इन अ फैक्ट्री। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। फिर फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, मतलब जो आपने इनडायरेक्ट लेबर पे कोई खर्चा किया है फैक्ट्री में, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। लेबर टाइप है लेकिन इट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी, सुपरवाइजर्स की सैलरी, ऑल दीज वेजेस एंड सैलरीज आर इनडायरेक्ट लेबर। तक बात समझ में आती है? एग्जाम्पल बताते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अ कंपनी ए प्रोड्यूसेस 1000 टेबल्स। टू प्रोड्यूस 1000 tables, the company incurred cost of $12,000 on wood, $2,000 on wages for carpenters, and $500 on wages for security guards to overlook the manufacturing facility. $1,000 for a bag of nails to hold the tables together, and $500 for factory rent and utilities. बिजनेस कंपनी है, उसने 1000 टेबल्स की प्रोडक्शन की और इन 1000 टेबल्स की प्रोडक्शन में बिजनेस ने जो खर्चा किया वो यहाँ पे गिवन है। 12,000 का वुड लगा, 2000 वेजेस थे कारपेंटर्स के, 500 थे सिक्योरिटी गार्ड की वेजेस, $1,000 थे फॉर बैग ऑफ नेल्स जो कि टेबल्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ, और 500 का फैक्ट्री रेंट और यूटिलिटीज़ था। अब इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है मटीरियल कॉस्ट जो कि है 12,000 की वुड इस्तेमाल हुआ
फिर 2000 जो वेजेस थे कारपेंटर्स की वह डायरेक्ट लेबर थी। 500 की जो वेजेस पे की गई गार्ड्स ये इनडायरेक्ट लेबर था। $100 ऑफ बैग ऑफ नेल्स टू होल्ड द टेबल्स टुगेदर ये इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट मटीरियल था। 500 और फैक्ट्री रेंट एंड यूटिलिटीज़ क्या है, ये अदर कॉस्ट है। तो अगर मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट इन तमाम कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट इज $15,100। अब अगर मैं इस कॉस्ट को कन्वर्ट करना चाहूँ इनटू पर यूनिट तो मैं क्या करूँगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी टेबल्स बनाई हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेबल्स। तो $15,100 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो $15.10 इज द कॉस्ट पर टेबल और कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ पे लिखी जा रही होती है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट कॉस्ट इज ट्रीटेड एज इन्वेंट्री विच इज़ एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में प्रोडक्ट कॉस्ट इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है, रिपोर्ट होती है अंडर द नेम ऑफ इन्वेंट्री। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था ना, इन्वेंट्री इज एन एसेट, बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज लिखे जाती हैं। तो इन्वेंट्री की जो वहाँ पे वैल्यू आ रही होती है बेसिकली वो इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, एस्टिमेट की जाती है कि इन्वेंट्री की कितनी कॉस्ट है और फिर उस इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में लिखा जाता है। फिर ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है इट ऑल्सो अपीयर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड। और जब ये प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है तो फिर इस प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है ये यूज़ होती है इन इनकम स्टेटमेंट एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 50 यूनिट्स ऑफ विजेट्स एट अ यूनिट प्राइस प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ $5 ऑन द बैलेंस शीट देयर वुड बी बिजनेस है, उसने 50 यूनिट्स बनाए हैं और हर एक की कॉस्ट आई है $5। तो बैलेंस शीट में आपके पास लिखा जाएगा जब 50,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी 5 into 50 equals to $250,000 increase in inventory. If company sells 20 units of widgets तो 5 into 20 is equals to $5 कॉस्ट थी, 20 हमने सेल कर दिए तो $100 से हमारी इन्वेंट्री क्या हो गई है, डिक्रीज हो जाएगी और जो इन्वेंट्री सेल हुई है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। जो बाकी रिमेनिंग $150 है इट विल रिमेन इन द इन्वेंट्री ऑन द बैलेंस शीट। ग्राफिकली अगर मैं इसको समझाऊं तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो सेम एग्जांपल है कि $5 कॉस्ट थी पर विजिट और बिजनेस ने क्रिएट किए 50 विजिट्स, तो 5 into 50 250 इज द प्रोडक्ट कॉस्ट जो कि लिखी जाएगी एज इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट। जब बिजनेस इन विजिट्स में से 20 विजिट्स को सेल करता है तो एक विजिट की कॉस्ट थी $5, तो बिजनेस ने कितने इन्वेंट्री सेल की, 20 into 5 $100 की इन्वेंट्री सेल कर दी। और ये जो $100 की इन्वेंट्री सेल की है दिस विल बी देन रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई मसला हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में मैसेज करके। टिल देन थैंक यू सो मच।